हेलो मेडिकोस, मैं आज आपको पैथोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड बताऊंगा कि आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कैसे लिखना है इसको। अगर पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको लगभग शॉर्ट नोट में पूछा जाता है 5 नंबर के हिसाब से। तो इसमें लगभग आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 2 या 3 पेज मैक्सिमम भर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 में ही काम हो जाता है, 3 तो ज़्यादा हैं। तो इसको समझते हैं। तो इसको एग्ज़ाम में आपको लिखना कैसे है। अगर पेपिलरी ऑफ कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की बात की जाए, हाँ, उससे पहले आपको बताऊं कि अगर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आता है तो आपको लगभग मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में जो आते हैं वो आपको उनको कैसे लिखना है, डेफिनेशन उनकी लिखनी होती है, आपको इटियोलॉजी बतानी होती है क्वेश्चनों की, पैथोजेनेसिस बतानी होती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो मॉर्फोलॉजी होती है। तो मॉर्फोलॉजी में 2 चीज़ें आती हैं आपकी, ग्रॉस आती है और माइक्रोस्कोपी आती है। तो इनको देखना इम्पोर्टेंट होता है। पैथोलॉजी में मेन चीज़ आपकी मॉर्फोलॉजी होती है, ये अच्छे से आपको आना चाहिए। तो एग्जामिनर जनरली इसी पे फोकस करता है आपकी मेन चीज़ों को। तो अभी पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड अपन समझते हैं, और इसके आपको हैंड रिटन नोट्स मैं बाद में प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये आप इसको समझने का काम करिए, और हो सके तो मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिए इसको। मैं आपको अभी याद कराने की कोशिश करता हूँ इसको। तो अगर बात करें पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की, तो ये मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर होता है बच्चों में, और ऐसे पर्सन में भी होता है जो किससे एक्सपोज रहते हैं, अपने एक्सटर्नल रेडिएशन से। और क्या देख सकते हैं इसमें, तो और जो वुमेन होती हैं लगभग 30 से 40 साल वाली, उनमें भी ये इसके चांस ज़्यादा रहते हैं। फिर उसके बाद अब ऐसे कुछ एरिया होते हैं जैसे अपन माउंटेन बोल सकते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आयोडीन डेफिशिएंट एरिया होते हैं वो जनरली। तो वहाँ के जो जितने भी थायराइड के केसेस आते हैं उनमें लगभग 80 to 85% जो केस आते हैं, 80 to 85% जो केस आते हैं वो पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के केस होते हैं। तो ये लगभग आप डेफिनेशन या फिर जनरल पॉइंट में आप ये सब लिख सकते हैं, 4-5 पॉइंट। तो उसके बाद अपन मेन चीज़ पे आते हैं जो होती है इसकी पैथोजेनेसिस पे। तो पैथोजेनेसिस को देखें तो पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की पैथोजेनेसिस कैसे होती है, इसमें मैप काइनेस पाथवे का एक्टिवेशन होता है। मैप काइनेस पाथवे का जो एक्टिवेशन होता है वो दो मैकेनिज्म से होता है। एक मैकेनिज्म तो होती है कि आपकी ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का एक्टिवेशन होना। तो क्या लिखेंगे, एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। और दूसरा आप बोल सकते हैं म्यूटेशन होता है आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन जीन में। आप मेरे साथ ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे तो आपको जल्दी याद भी होगा, और आपको शायद दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आपके इसको हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप इस अभी समझने का मतलब काम कीजिए, जो आप जल्दी जल्दी समझ पाएँ, जल्दी जल्दी चीज़ों को याद कर पाएँ। उसके बाद अब पहला देखते हैं कि अपन एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी 2 जीन आपको नाम याद करने पड़ेंगे। नाम क्या है इनके, एक तो रेट और दूसरा आपका हो गया NTRK1। ये आपके 2 जीन हैं। ये 2 जीन क्या करते हैं, ये एनकोड करते हैं किसको, ट्रांसमेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेस ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को। किसको करते हैं, तो इसको लिखते हैं एनकोड्स ट्रांसमेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेस ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। तब इसमें होता क्या है, ये जो रेड जीन है इसका रीअरेंजमेंट होने लगता है। रेड जीन का क्या होता है,
रीअरेंजमेंट होता है। तो जैसे ही रेड जीन का, अब ये समझ लो कि रेड जीन का जब ये रीअरेंजमेंट होता है तो ये पगला जाता है, तो ये क्या करता है, दूसरे जीन के साथ फ्यूजन करने की कोशिश करता है। तो क्या बोलेंगे, फ्यूजन टू अदर जीन्स। और इसे क्या बनाता है, रेड पीटीसी फ्यूजन। अगर रेड जीन हो गया आपका, पीटीसी आपका पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा हो गया। तो ये मतलब जब भी कोई, लगभग कैंसर में जो भी अपन पढ़ते हैं कि दो भी जीन का फ्यूजन होता है तो वो ऑन्कोजीनिक फ्यूजन ही होता है, और लगभग उससे क्या मतलब कैंसर के चांस ज़्यादा डेवलप होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अब इसके फ्यूजन से क्या होगा, जो टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर है उसका एक्टिवेशन हो जाता है, और उससे आपका क्या मैप जो पाथवे है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। अब दूसरा अपन देखते हैं, ये तो अपने पहला पाथवे देख लिया। अब दूसरा क्या होगा, ये म्यूटेशन इन सिग्नल ट्रांसडक्शन जीन। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी एक जीन होती है ब्राफ और भी बहुत जगह आती है। तो ये लगभग कैंसर में क्या होता है, जो जीन होते हैं वो कॉमनली होते हैं, एक जीन आपको बहुत सारी जगह भी दिखेगी। तो जीन का कोई दिक्कत मत करिए, जब आप पूरी पैथोलॉजी एकदम पढ़ लेंगे तो आपको जीन वैसे याद हो जाएंगी सारी। तो अब ग्राफ में क्या होता है आपका, इसका म्यूटेशन होता है, इसका सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो इसका म्यूटेशन से जो प्रोडक्ट बनता है, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो मैप काइनेज पाथवे का इंटरमीडिएट होता है। किसका इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट ऑफ मैप काइनेज पाथवे। तो ये तो इसकी सिंपल सी पैथोलॉजी थी। अब आते हैं अपन मेन चीज़ पे जो फोकस करनी है आपको, क्या, मॉर्फोलॉजी। पैथोलॉजी पे मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि पैथोलॉजी मतलब सब्जेक्ट है क्या, इसको पढ़ क्यों रहे हैं और इतना बड़ा सब्जेक्ट कर क्या रहा है एमबीबीएस में। तो इसको देखते हैं, बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे बाद में। अभी अगर इसकी पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड की मॉर्फोलॉजी देखें तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी में आते हैं ग्रॉस पे। तो अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि ये आपकी थायराइड ग्लैंड है, ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं ये थायराइड ग्लैंड है। तो अगर किसी पेशेंट को पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड है तो ये समझिए कि इसकी थायराइड ग्लैंड में क्या होगा, सॉलिटरी और मल्टीफोकल लीजन होंगे, ये समझ गए। उसके बाद ये जो भी ट्यूमर बनेगा पेपिलरी कार्सिनोमा, पेपिलरी थायराइड ग्लैंड का, तो उसमें क्या होगा, ये 3 टाइप का हो सकता है आपका। कैसा वेल सर्कमस्क्राइब्ड, एनकैप्सुलेटेड, और आपका तीसरा इल डिफाइंड हो सकता है। और इसमें बात करें तो जब अपन किस पेशेंट के अपने, मान लो जिसको पेपिलरी कार्सिनोमा है, उसके आपकी थायराइड ग्लैंड निकाली, तो जब आप उसको देखोगे तो वो आपको कैसी नज़र आएगी, उसका कलर देखेंगे तो आपको कलर में ग्रे वाइट नज़र आएगी। और लगभग जितने भी कैंसर आएंगे पैथोलॉजी में, वो भी 50% से भी ज़्यादा, उनमें आपका कलर लगभग ग्रे वाइट ही दिखता है। ठीक है, तो ये भी कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये भी आपको जब पैथोलॉजी पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगी। उसके बाद थायराइड ग्लैंड को जब आप टच करोगे, टच करने पे कैसा होगा, फर्म टू हार्ड होता है ये ट्यूमर। उसके बाद क्या देखेंगे, इसमें अगर कुछ एरिया देखें, ऐसे अपन छोटे छोटे से एरिया देखें, तो इसमें क्या आएगा आपको नज़र, फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन नज़र आएगा। तो क्या बोलेंगे, शो एरिया ऑफ फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन।
उसके बाद अब हमने क्या किया, ये अपनी थायराइड ग्लैंड थी बेचारी सी, इसको काट दिया। तो काटने के बाद क्या होगा, इसमें क्या दिखता है आपको, मतलब कट सेक्शन। ये कट सेक्शन आपको बताना पड़ता है ग्रॉस में, जब भी आप ग्रॉस बताओगे तो कट सेक्शन में वो चीज़ कैसे दिख रही है। तो आप इसके कट सरफेस को क्या बोले, इसमें पेपिलरी फोकाई दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अब ये हो गया आपका पूरा ग्रॉस। ग्रॉस मतलब ये होता है कि आपने कोई भी पेशेंट का ऑर्गन निकाला, उसके बाद वो ऑर्गन कैसा दिख रहा है आपको, बस ये आपने बताया। अब अगर उसी ऑर्गन के छोटे से पार्ट को लेकर माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तब वो चीज़ें कैसे दिखेंगी। तो अब देखेंगे इसकी माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी में पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ। तो इस डायग्राम में आप 3 चीज़ें देख ही रहे हैं क्या, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग पेपिला, समोमा बॉडी और सेल विथ ग्राउंड न्यूक्लियर। अब ये देख लिया। अब आते हैं इसको बनाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, माइक्रोस्कोपी में क्या करना है, सबसे पहले एक बढ़िया पत्ती बनानी है। ऐसे करके आप पत्ती बना दो। तो इस पत्ती का अपन क्या नाम देंगे, ये होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग पेपिली। समझ गए, ये आपकी पहली चीज़ जो आपने देखी अभी माइक्रोस्कोपी में। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग पेपिली। तो इसके अंदर अब भीतर क्या भरा होगा, अब इसके देखते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं अपन। तो इसमें क्या होगा, डेंस सेंट्रल फाइब्रोवेस्कुलर कोर होगा, जैसे मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, ये पत्ती कम हाथ ज़्यादा दिख रहा है पर कोई बात नहीं। तो ये क्या बोलूँगा मैं इसको, डेंस सेंट्रल फाइब्रोवेस्कुलर कोर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो पेपिली हैं, तो ये पेपिली क्या होती हैं, सराउंडेड होती हैं। अब किससे सराउंडेड होती हैं, तो इसमें सेल्स होती हैं। जैसे ये मैं बना रहा हूँ, तो मैं अब इसके अराउंड सेल बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सिंगल लेयर बना दी। मैंने मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं सिंगल नहीं बनाऊंगा, मैं डबल बनाऊंगा। तो मैंने डबल लेयर भी बना दी। तो मैं इसको क्या बोल दूँगा, जो पेपिली हैं वो आपकी कवर होती हैं किससे, सिंगल टू मल्टीपल लेयर ऑफ यूनिफॉर्म क्यूबॉइडल या फिर कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल से। अब क्या बोला, इसको लिख के बताता हूँ। तो जो पेपिली है आपकी, पेपिली आर कवर्ड बाय सिंगल टू मल्टीपल लेयर ऑफ कॉल्यूमिनर थोड़ा गलत हो गया, कॉल्यूमिनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। तो ये तो अपना पहली चीज़ हो गई क्या, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग पेपिली। और इसमें क्या अपन और क्या क्या देख सकते हैं, तो अपन दूसरी चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। तो एक अपने नाम याद होगा, अगर अपनी पिक्चर देखी होगी तो यहाँ दिख भी रही है क्या, समोमा बॉडी। तो मैं इसकी तरह मैं भी बना देता हूँ, क्या ये बना दी मैंने, बस इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरी चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है बॉडी। तो समोमा बॉडी है क्या एक्चुअली, तो इसको बोलेंगे क्या, कंसेंट्रिकली कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, पेपिलरी के कोर में प्रेजेंट होती है, विथ इन पेपिलरी कोर में प्रेजेंट होती है। तो क्या बोलेंगे इसको भी अगर लिखे तो, कंसेंट्रिकली कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर यूजली प्रेजेंट विद इन द पेपिलरी कोर। कहाँ प्रेजेंट होती है ये स्ट्रक्चर आपकी, पेपिलरी कोर में। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप अभी समझिए। मैं आपको इसको हैंड रिटन नोट्स में आपको अपलोड करवा दूंगा, आपको जब इन्फॉर्म कर दूंगा जब ये हो जाएगा। तो चिंता मत करिए, आप केवल समझने पे ध्यान दीजिए इसको और याद करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है, ये तो आपकी दो चीज़ें हुई, क्या कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग पेपिली देख लिया अपन ने क्या होती हैं, वो तो समझ में आ गया। इसमें क्या डेंस सेंट्रल फाइब्रोवास्कुलर कोर होती है, जो किससे सराउंडेड होती है, सिंगलटन मल्टीपल लेयर ऑफ कॉलमनार क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से। दूसरी चीज़ अपन ने क्या देखी, समूह बॉडी, ये क्या होती है, कंसेंट्रिकली कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होती है, कहाँ पे, विद इन द पेपिलरी कोर में। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आपने क्या देख रही है, सेल विथ ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई। तो इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। जब माइक्रोस्कोपी में आपको मतलब पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड आपको पता नहीं है कि ये, उसकी स्लाइड देख रहे हो, आपको अगर ये चीज़ दिखती है, मतलब अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो कि मतलब ये आपको पेपिलरी आर्किटेक्चर नहीं भी दिख रहा है, अगर आपको ये चीज़ दिख रही है, ये वाला फीचर दिख रहा है, मतलब जो मैं आपको न्यूक्लियर फीचर बताऊंगा अभी, ये दिख रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके डायग्नोसिस में। तो न्यूक्लियर फीचर में क्या देखते हैं इसमें, इसका न्यूक्लियर क्या होता है, ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको। दूसरा नाम भी है, वो आपको ज़रूरी नहीं है, इसी को याद कर लिया आप, ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई मैंने बोल तो रहा हूँ, पर इसमें है क्या। एक तो क्या होगा, इसमें डिस्पर्स्ड क्रोमैटिन होता है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, डिस्पर्स्ड क्रोमैटिन होगा। ठीक है, डिस्पर्स्ड क्रोमैटिन हो गया। उसके बाद क्या होगा, डिस्पर्स्ड क्रोमैटिन होता है, तो इससे क्या होता है, इसका ओपी अपीयरेंस आता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, जब अपन इसको देखेंगे तो ये एम्प्टी अपीयरेंस देता है। इतना से समझ में आ गया होगा अभी तक आपको। ठीक है, और क्या बोलेंगे, अगर न्यूक्लियर फीचर में अपन और अलग चीज़ें बोले तो ये भी बोल सकते हैं कि आपको इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन और इंट्रा न्यूक्लियर ग्रुप भी मिलते हैं। तो क्या मिलते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स एंड इंट्रा न्यूक्लियर ग्रुप्स। तो इतना था आपका ये क्या, न्यूक्लियर फीचर। और तो लगभग अपने कितनी चीज़ें पढ़ ली, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग पेपिली पढ़ ली, उसके बाद समोमा बॉडी देख ली, उसके बाद मैंने आपको न्यूक्लियर फीचर बता दी, ये 3rd नंबर था। ठीक है, लास्ट एक और होता है इसमें, क्या माइक्रोस्कोपिक फीचर ही बोल सकते हैं, क्या लिम्फेटिक स्प्रेड। थोड़ा राइटिंग गलती हो सकती है, उसके लिए सॉरी, पर आप समझने के लिए शायद समझ में आ रहा होगा इसको देख के। तो लिम्फेटिक स्प्रेड में देखें तो क्या, लिम्फेटिक जो इन्वेजन होगा वो क्या होता है, रीजनल सर्वाइकल लिम्फ नोड तक जाता है, जो कॉमन होता है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो इसको मैं आपको लिख देता हूँ तो थोड़ा समझ में आ जाए। क्या लिम्फेटिक इन्वेजन होगा, और स्प्रेड क्या होगा, स्प्रेड टू रीजनल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ये क्या होता है, कॉमन होता है, मतलब और भी जगह ये माइग्रेट करते हैं, जो स्प्रेड करते हैं, पर यहाँ कॉमन होता है। ये कंडीशन जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें एक लास्ट चीज़ बच गई आपकी छोटी सी, ये क्या होता है, हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स, हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा। तो इसमें आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया लिखने का, तो इसमें केवल आप नाम याद कर ले, नाम याद कर लेंगे। तो नाम सबसे पहला क्या है, फॉलिकुलर वेरिएंट है। दूसरा बात करते हैं तो दूसरा होता है टॉल सेल वेरिएंट। थर्ड बात करेंगे तो क्या, डिफ्यूज स्क्लेरोसिंग वेरिएंट। फोर्थ बात करेंगे तो पेपिलरी माइक्रोकार्सिनोमा। बस ये नाम याद कर लेंगे तो आपको MCQ वगैरह में आए तो थोड़ा बता पाएंगे। तो ये आपका पूरा था पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। मैं आपको शुरू से एक बार बता देता हूँ तो थोड़ा आप समझ लो।
कि जनरल पहले आप डेफिनेशन बताते हैं कोई भी चीज़ की या फिर छोटे पॉइंटों में इसको ख़त्म करते हैं। तो क्या मैंने बताया मोस्ट कॉमन थायराइड होता है बच्चों में और ऐसे पर्सन में भी होता है जो एक्सटर्नल रेडिएशन से एक्सपोजर रहते हैं। फिर वुमेन में भी होता है जो मोस्ट ऑफ्टन होता है जो वुमेन में वो लगभग 30 से 40 से 1 साल की जो होती हैं उनमें होता है। फिर ऐसी जगह जहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंट एरिया होते हैं जैसे माउंटेन बोल सकते हैं, वहाँ पे जितने भी आपके केस आते हैं थायराइड के उसमें लगभग 80 to 85% जो आपके केस आएंगे वो किसके आते हैं पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के। उसके बाद अपन ने बात की इसकी पैथोजेनेसिस की। तो पैथोजेनेसिस में क्या देखा कि इसमें क्या होता है पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में मैप काइनेस पाथवे का एक्टिवेशन होता है। अभी ये मैप काइनेस पाथवे का एक्टिवेशन क्या होता है, दो चीज़ों से हो सकता है। पहला क्या एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर और दूसरा क्या म्यूटेशन इन सिग्नल ट्रांसडक्शन जीन। तो अपने पहले बात की क्या दो जीन होते हैं अपने रेट और NTRK1। तो अब ये दोनों जीन क्या होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन जो टायरोसिन काइनेस ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होता है उनको एनकोड करती हैं। अब जैसे ये क्या हुआ रेड जीन का आपका रीअरेंजमेंट हुआ तो ये रेड जीन आपकी दूसरी जीनों से फ्यूज होगी। तो जैसे ये फ्यूज होती है तो क्या होता है जैसे टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर का एक्टिवेशन हो जाता है। ये सिंपल सी पैथोजेनेसिस थी। NTRK1 में भी लगभग सेम होता है तो उसका बताने की कोई ज़रूरत नहीं, अलग से सेम ही लिख देना अगर पूछा भी जाए तो। उसके बाद आते हैं म्यूटेशन इन सिग्नल ट्रांसडक्शन जीन। तो इसमें क्या होता है ब्राफ जो जीन होती है उसका म्यूटेशन होता है। अगर इसके म्यूटेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो मैप काइनेस का जो इंटरमीडिएट होता है। तो इसको आप ऐसा इतना समझ सकते हैं। उसके बाद मेन चीज़ अपने बताई क्या मॉर्फोलॉजी में ग्रॉस देखा। तो ग्रॉस में अगर मैंने किसी की थायराइड ग्लैंड बाहर निकाल के देखी फिर मैं उस पर पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड पढ़ रहा हूँ तो मैं उसको क्या क्या बोलूँगा कि तुम्हारी थायराइड ग्लैंड सॉलिटरी है, मल्टीफोकल लीजन है, उसमें आपकी थायराइड ग्लैंड जो ट्यूमर है थायराइड ग्लैंड का वो आपके 3 तरह का हो सकता है। क्या वेल सर्कमस्क्राइब्ड हो सकता है, एनकैप्सुलेटेड हो सकता है, इल डिफाइंड हो सकता है। फिर मैं उनके कलर की बात करी तो मैंने देखा कि वो ग्रे और वाइट हो सकता है, फर्म टू हार्ड हो सकता है। उसके बाद उसमें कुछ एरिया आपको फाइब्रोसिस के देख सकते हैं, कुछ एरिया आपको कैल्सिफिकेशन के देख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने थायराइड जो ग्लैंड थी उसको काटा तो उसके कट सेक्शन में मैंने क्या देखा कि पेपिलरी फोकाई है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको स्लाइड में देखा, माइक्रोस्कोपी में देखा। तो माइक्रोस्कोपी में मुझे इसके अलग अलग फीचर दिखे। क्या सबसे पहला फीचर देखा मुझे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग पेपली। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग पेपली में क्या होता है, इसमें डेंस सेंट्रल फाइब्रोवेस्कुलर कोर होती है जो किससे घिरी होती है, सिंगल टू मल्टी लेयर कॉल्यूमिनर या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से। फिर मैंने दूसरी चीज़ क्या देखी कि इसमें समोमा बॉडी होती है। तो समोमा बॉडी क्या होती है, कंसेंट्रिकली कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होती है कहाँ, विद इन द पेपिलरी कोर। तो अपन ने ये देख ली थी कि थर्ड अपन आते हैं क्या न्यूक्लियर फीचर इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोसिस के लिए। अगर कॉम्प्लेक्स पैटर्न नहीं है तो उसके अलावा न्यूक्लियर फीचर है तो ये मतलब काफ़ी यूज़फुल होता है माइक्रोस्कोपी में। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसका स्पेशल न्यूक्लियस होता है, क्या नाम होता है इसका, ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होता है जो क्रोमेटिन होता है वो डिस्पर्ज होता है तो इसकी वजह से क्या होता है इसका एम्प्टी अपीयरेंस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है तो थोड़ा देख लेना। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं न्यूक्लियर फीचर में कि इसमें इंटर न्यूक्लियर इंक्लूजन और इंटर न्यूक्लियर ग्रुप हो सकते हैं। उसके बाद लिम्फेटिक स्प्रेड देगा तो लिम्फेटिक इन्वेजन कॉमन होता है और उसमें क्या रीजनल सर्वाइकल लिम्फ नोड तक ये स्प्रेड कर सकते हैं वो कॉमन होता है। फिर हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स की बात की तो 4 अपन को नाम याद करने क्या क्या, फॉलिकुलर वेरिएंट है, टॉल सेल वेरिएंट है, डिफ्यूज स्क्लेरोसिंग वेरिएंट है और पेपिलरी माइक्रोकार्सिनोमा है। तो ये आपका पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड 5 नंबर के हिसाब से हो गया। तो ये भी इसमें थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा पर वो छोटा ही है तो आप चिंता ना करें। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा जब भी मैं आपको नोट्स अपलोड करूंगा। तो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।